हेलो, नमस्कार। दोस्तों, इस बार का विंटर सेशन एडजोर्न हो चुका है फॉर सिन एडाई एंड वैसे तो टोटल 10 बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, जिनमें से 8 बिल पास कर दिए गए हैं फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स की बात करें तो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, ऐसे ही वी बी जी राम जी, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। लेकिन दो बिल ऐसे थे जिन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया है, जिनमें से एक पर आज के सेशन में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, जो भारत में हायर एजुकेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इस बिल की डिटेल्स पर जाने से पहले मैं आपको कुछ रेफरेंस दे देता हूं कि क्यों भारत सरकार ये बिल लेकर आई है। एट प्रेजेंट देयर आर डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज लाइक यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन एंड अदर प्रोफेशनल काउंसिल्स, जो कंट्रोल करती हैं यूनिवर्सिटीज को, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को एंड टीचर एजुकेशन को सेपरेटली। दिस मल्टी रेगुलेटरी सिस्टम हैज shaped Indian education system for decades, but it has also created overlaps, delays, and confusion between the regulation and accreditation. In this session, we will also briefly discuss these existing regulatory bodies, their functions, and why the government of India feels the need for a new unified framework for higher education in India. So let's begin with the bill, the Viksit Bharat शिक्षा बिल 2025, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, एंड नाउ इस बिल को रेफर कर दिया गया है टू ए जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि 31 मेंबर्स की होने वाली है, जिसमें से 21 मेंबर आएंगे फ्रॉम दी लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, जो कि आगे चलकर इस बिल पे अपनी रिपोर्ट पेश करेगी नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट डे से पहले टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री। एंड यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर का ये भी कहना है कि ये जो लेजिस्लेशन हम लेके आ रहे हैं, इट्स एम्स टू सिंप्लीफाई हायर एजुकेशन रेगुलेशंस, ये एलिमिनेट करेगा ओवरलैपिंग अथॉरिटीज को एंड ग्रांट करेगा इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हमारा एजुकेशन सिस्टम मीट कर पाए। नाउ व्हाट इज द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025? देखिए, ये बेसिकली एक मेजर प्रपोज्ड लॉ है, जो अभी केवल बिल है, एक्ट नहीं बना है। इस बिल के माध्यम से भारत सरकार इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाहती है बाय रिस्ट्रक्चरिंग हाउ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर रेगुलेटेड एंड गवर्नड अक्रॉस द कंट्री ऑफ इंडिया। ये बिल रिप्लेस करेगा मल्टी सेपरेट रेगुलेटर्स को, जैसे कि यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, विद वन यूनिफाइड फ्रेमवर्क, या कहें कि वन यूनिफाइड कमीशन, जो अलाइन होगा हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, एंड इट्स एम फॉर क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, जैसा कि सरकार का कहना है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि वी वांट टू मॉडर्नाइज एंड सिंप्लीफाई रेगुलेशंस ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जितने भी भारत के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई रेगुलेशन लेके आना चाहते हैं, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम मीट कर पाएं। एंड फर्दर हम ये भी बात करेंगे कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनलाइज करने का भी प्लान इसी बिल के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। एंड वी वांट टू रिड्यूस ओवरलैपिंग अथॉरिटीज, रेड टेपिज्म, टू मेक गवर्नेंस मोर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वर्तमान में हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन सिस्टम में करप्शन के बहुत ज़्यादा चार्जेस देखने को मिल रहे हैं,
भले ही फिर वो मेडिकल एजुकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन हो। एंड वी वांट टू इम्प्रूव एकेडमिक क्वालिटी एंड ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड टू क्रिएट ए स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम जो कि स्ट्रोंगर रीजनल मैकेनिज्म के साथ होगा। नाउ व्हाई द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग ए न्यू फ्रेमवर्क। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि हमने ट्रेस किया है हमारी रेगुलेटरी एवेल्युएशन को फ्रॉम द यूजीसी ग्रांट कमीशन कि किस तरह से हम देश के अंदर यूजीसी लेके आए 1956 में, जो कि एक सिंगल अथॉरिटी होती थी टू ओवरसीइंग रेगुलेशंस स्टैंडर्ड्स एंड एक्रीडिशन थ्रू नाक। एंड लेटर हमने ये भी देखा कि ऐसी कई बॉडीज हम लेके आते रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि AICTE 1980s में आई, NCTE नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन 1990s के दशक में आया, एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एंड ऐसे ही कुछ स्टेटुटरी काउंसिल्स हम लेके आए लाइक द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। सो भारत में ऐसी बहुत सी रेगुलेटरी बॉडीज आने से सिस्टम में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली, डिलेज हो गया, ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, पब्लिक डिस्क्लोजर तो बहुत दूर की बात है, एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम कभी मीट ही नहीं कर पाए इन रेगुलेटरी बॉडीज के ओवरलैपिंग से। एग्जाम्पल के तौर पे यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि जो टीचर एजुकेशन के लिए कमीशन लाया गया था NCTE, इसका काम था कि ये प्रिस्क्राइब करेगा स्टैंडर्ड्स को फॉर टीचर एजुकेशन, बट ऐसे इंस्टीट्यूशंस यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स को भी रन करने लग गए। सो दिस ओवरलैप लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपीटेड डाटा हैंडलिंग, क्योंकि यूजीसी एंड AICTE पहले से ही यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स के लिए सिमिलर टाइप के रेगुलेशंस लेके आ चुके थे। सो ये जो ओवरलैपिंग हो गई थी डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के अपना काम ठीक ढंग से न करने की वजह से इससे सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा हो गया था। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, वैसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट हो गई थी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में जो एट प्रेजेंट डे काम कर रही हैं, मीन्स बिफोर दी प्रपोज्ड विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान एक्ट। ये एक्ट बनने से पहले इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को कौन कौन बॉडीज रेगुलेट कर रही हैं, स्टैंडर्ड्स के लिए क्या है, एक्रेडिशन के लिए क्या है, जो भी नॉर्म्स एंड पॉलिसी क्रिएशन के लिए कौन यहाँ पे जिम्मेवार है, तो इन सब बॉडीज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस या कमेटीज के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। एंड आपको बता दूं ये जितने भी रेगुलेटरी या रेगुलेटर्स हैं इनको सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट किया गया था। तो इट मीन्स ये स्टेचुटोरी बॉडीज हैं, स्टेचुटोरी बॉडीज, यस। नाउ सबसे पहला हमारा कमीशन आता है 1956 में, आज़ादी के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जिसे आप कहते हो। एंड कई बार आपने देखा होगा कि यूजीसी ने नए नॉर्म्स निर्धारित किए हैं, नई गाइडलाइंस जारी की हैं, टाइम टू टाइम नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस यूजीसी इशू करती रहती है। 1956 के एक्ट के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इस कमीशन के एरिया ऑफ कंट्रोल की बात करें तो जितनी भी भारत के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वे डीम्ड हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, जनरल हायर एजुकेशन से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब को कंट्रोल करने का काम है यूजीसी की। मेन फंक्शंस की बात करें, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेंटेन करेगी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। अगर आप भी कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं प्राइवेट, तो जो रिकॉग्निशन मिलता है वो यूजीसी ही प्रदान करती है। डिस्बर्समेंट ऑफ ग्रांट्स एंड फंडिंग्स, जो सेंटर से ग्रांट आता है, फंडिंग आती है, उसको बंटवारा भी
यूजीसी ही करती है। कई बार आपने देखा होगा स्टेट या सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज भारत में चलती हैं। कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्हें हमारे स्टेट गवर्नमेंट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। बेसिकली हम पर्टिकुलरली बात करेंगे हायर एजुकेशन की, सेंटर की बात करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो फंडिंग आती है उसका भी डिसबर्समेंट ये यूजीसी ही करती है। फ्रेम करेगी मिनिमम क्वालिफिकेशंस नॉर्म्स फॉर टीचर्स। ये एक टीचर बनने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? पीएचडी आपको करना है, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है या जेआरएफ आपको क्वालिफाई करना, वो भी जो भी नॉर्म्स बने हुए हैं ये सब यूजीसी के द्वारा ही डिफाइन किए गए हैं। ये रेगुलेट करेगी कैरिकुलम फ्रेमवर्क्स को, प्रमोट करेगी रिसर्च एंड इनोवेशन इन दी हायर एजुकेशन एंड डिसाइड करेगी डिग्री स्टैंडर्ड्स को कि डिग्री के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए हमारे देश के अंदर। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1987 के एक्ट के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था। एरिया ऑफ कंट्रोल की बात करें तो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को ये कंट्रोल करेगी, जिसमें इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट, MBA वाले प्रोग्राम्स, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने का काम करती है AICTE। एंड मेन फंक्शंस की हम बात करें तो ये अप्रूवल देती है फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। जो भारत में टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अप्रूव कौन करेगा? AICTE करेगी, न कि यूजीसी। अब यहाँ पे आप देखिए व्हाट यूजीसी डज नॉट कंट्रोल टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीएड, मेडिकल एजुकेशन, इस टाइप के एजुकेशन शामिल हैं। नाउ अगेन ये मेंटेन करेगी क्वालिटी नॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स ऑफ दीज टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, फैकल्टी क्वालिफिकेशन नॉर्म्स को, कैरिकुलम गाइडलाइंस, इंस्पेक्शन एंड कॉम्प्लियंस, प्रमोट करेगी इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। अब चूंकि प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पे कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट के बारे में सुना होगा, प्लेसमेंट वहीं से हो जाता है, कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है पढ़ाई करते करते एंड फाइनल ईयर में ही जॉब मिल जाती है, कुछ ऐसा भी हमने सुना है। तो वो एकेडमी और इंडस्ट्रीज को के लिंकेज को प्रमोट करना भी काम इन्हीं का है या इसी बॉडी का है। स्पेशल फीचर की बात करें तो AICTE फोकस करेगी मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनटेक कैपेसिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये इनका कोर एरिया ऑफ फंक्शन है। नाउ तीसरी बॉडी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE। भारत में जितने भी अध्यापक हैं उन सब के स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने के लिए, उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के लिए हमारे पास NCTE को इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। एरिया ऑफ कंट्रोल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बीएड, डीएलड, एमएड एंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस। मेन फंक्शन की बात करें तो ये रिकॉग्निशन देगी ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जो बीएड करवाती हैं, जो डीएलड करवाती हैं या जो एमएड करवाती हैं। सिटिंग सेटिंग टीचर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, कैरिकुलम स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर ट्रेनिंग, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी रिक्वायरमेंट्स, मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। ये मेन फंक्शंस अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। अलग अलग फंक्शंस के आधार पे ही इनको जो है लाया गया था, क्योंकि देश में हम नहीं चाहते कि ओवरलैपिंग हो काम की। नाउ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI नाउ रिप्लेस्ड बाय NMC। ये जो बॉडी है इसे रिप्लेस कर दिया गया था इन 2020 ड्यू टू नॉन कॉम्प्लियंस, करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। नेशनल मेडिकल कमीशन इसके स्थान पे लाया जाता है एंड ये जो बॉडी थी 1956 के एक्ट के तहत लाई गई थी। इसका कोर एरिया ऑफ कंट्रोल जो है वो MBBS की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। तो मेन फंक्शन इसका यही रहने वाला है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको रिकॉग्निशन देना, डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करना एंड मेडिकल कैरिकुलम स्टैंडर्ड्स को तैयार करना, जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करवाना, ये काम है
या कहें कि काम था एमसीआई का, बट नाउ इज रिप्लेस्ड बाय एनएमसी। तो एनएमसी इसके स्थान स्थान पे 2020 से ही काम कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। नाउ नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, तो 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ऑल मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। ये रेगुलेट करेगा मेडिकल कॉलेजेस को, इंश्योर करेगा एथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस जो कि एमसीआई में नहीं हो रही थी। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाना, नीट का एग्जाम आपने सुना होगा, लाखों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं डॉक्टर बनने के लिए। एंड मेडिकल लाइसेंसिंग नॉर्म्स को भी तैयार करना, ये भी एनएमसी का ही एक फंक्शन है। इसके अलावा जो सिक्स्थ बॉडी हमारे पास है वो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीआई। ये 1948 में स्टैब्लिश की गई थी। इसी एक्ट के तहत डेंटल एजुकेशन पीडीएस एंड एमडीएस के जो कोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना, उनके जो कॉलेजेस हैं उनको रिकॉग्निशन देना, कैरिकुलम तैयार करना, फैकल्टी के स्टैंडर्ड्स को तैयार करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेंटिस्ट, ये भी मेन फंक्शन है डीसीआई का। नाउ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, again 1948 is the establishment year, and control of area of control फार्मेसी एजुकेशन, डी फार्मा आपने सुना होगा, बी फार्मा, एम फार्मा, एंड फिर ये जो है कि जो अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या किसी डॉक्टर के नीचे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पीसीआई का फंक्शन रहने वाला है कि अप्रूवल देगी ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस को, कैरिकुलम एंड ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को तैयार करेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट को भी पीसीआई ही रजिस्टर करती है। तो इसके बाद ही आप जो किसी मेडिकल स्टोर को ओपन कर सकते हो एंड वहां से सर्टिफिकेट मिलने के बाद। नाउ बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई 1961 के एक्ट के तहत, एडवोकेट्स एक्ट के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था। एरिया ऑफ कंट्रोल लीगल एजुकेशन, भारत में जो एलएलबी एलएलएम के प्रोग्राम चलते हैं उनको कंट्रोल करना, एंड सेम अगेन जो लॉ के कॉलेज हैं उनको अप्रूवल देना, उनका कैरिकुलम स्टैंडर्ड्स तैयार करना, रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन, एडवोकेट्स इनरोलमेंट। सो आप देख पा रहे हो कि जो कैरिकुलम के अकॉर्डिंग हमने एक बॉडी बना के रखी हुई है जो वहाँ उसके कॉलेजेस को, कैरिकुलम स्टैंडर्ड्स को, रजिस्ट्रेशन जैसे फंक्शंस को कर रही है सेपरेटली। नाइन्थ है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर एक्ट 1992 के तहत स्टैब्लिश किया जाता है। आर्किटेक्चर एजुकेशन को कंट्रोल करना, इनके कॉलेजेस को रिकॉग्निशन करना, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट, एडवोकेट्स इनरोलमेंट, सॉरी यहाँ पे एडवोकेट नहीं आर्किटेक्ट्स इनरोलमेंट होना चाहिए। तो COA आर्किटेक्चर के लिए है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अंडर यूजीसी, ये बेसिकली एक सब्सिडरी है यूजीसी की, DEB। एंड भारत में जितने भी ऑनलाइन एंड ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को एजुकेशन चलती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एंड एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, ऐसे ही LPU है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि टोटली ऑनलाइन एंड ODL कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। उनको कंट्रोल करने का काम है DEB का। 1972 में से बनाया गया था, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, स्टैब्लिशमेंट ईयर यहाँ पे गलत जो है इसका लिखा हुआ है। नाउ इसकी एरिया ऑफ कंट्रोल की बात करें तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स को कंट्रोल करना। मेन फंक्शन की बात करें तो अप्रूवल देगा ODL प्रोग्राम्स को, क्वालिटी एश्योरेंस एंड डिस्टेंस एजुकेशन। देखा हमने ऐसे 10 या फिर कहें कि 9 के आसपास रेगुलेटर्स हैं जो ऑटोनोमसली फंक्शन कर रहे हैं। देन इस प्रपोज्ड बिल का जो एम है वो यही है कि भारत सरकार हायर एजुकेशन को लेकर एक अम्ब्रेला कमीशन बनाना चाहती है, एंड दिस सेंट्रल बॉडी वुड बी नेम्ड विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। अब यहाँ पे हमको कुछ समझने की आवश्यकता है कि ये एक जो कमीशन बनाया जाएगा
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के नाम से बेसिकली इस कमीशन के अंडर में ही हम 3 काउंसिल्स भी बनाने वाले हैं। एंड ये जो कमीशन है ये अपने आप में भी ऑटोनोमसली फंक्शन करने वाला है। इसमें 12 मेंबर्स होंगे, इसका चेयरमैन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, अलग अलग टाइप के ऑफिशियल्स भी इसमें होने वाले हैं, टॉप लेवल पे बैठेगा। देन उसके अंडर में 3 काउंसिल आएंगी। स्टैंडर्ड काउंसिल जिसको मानक परिषद कहा जा रहा है, ये एक सिंगल बॉडी होगी फॉर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। सिंगल बॉडी फॉर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अब समझिए अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जितनी 9 से 10 हमारी रेगुलेटरी बॉडीज थी वो अपने अपने कोर एरियाज के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स खुद ही तैयार कर रही हैं। मेडिकल कॉलेज वाली मेडिकल के लिए, ऐसे ही यूजीसी अन्य एकेडमिक कोर्सेज के लिए, तो हमने देखा वो। बट नाउ होगा ये कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स को तैयार करना या करने का काम इस एक बॉडी का होगा, सिंगल बॉडी का होगा, दैट इज मानक परिषद या नेशनल स्टैंडर्ड काउंसिल। देन उसके बाद होगी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, विनियामक परिषद। अगेन ये भी एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी फॉर हायर एजुकेशन। जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, उन सब के रेगुलेशन का काम करने वाली है विनियामक परिषद। नाउ इसके बाद होगा एक्रीडिशन काउंसिल, यानी कि गुणवत्ता परिषद। ये एक सिंगल बॉडी होगी फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रीडिटेशन इकोसिस्टम। नाउ चलिए एक एक पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या रहने वाला है, जैसा कि बिल में प्रपोज किया गया है। सबसे पहले हमारे पास में है मानक परिषद या नेशनल स्टैंडर्ड्स काउंसिल। पहली बात, ये सेट करेगी एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्क्स फॉर ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इट विल आल्सो डिफाइन कैरिकुलम एंड लर्निंग आउटकम्स। जो रिजल्ट्स होंगे लर्निंग के एंड कैरिकुलम के, उनको डिफाइन करने का काम करेगी। फ्रेमवर्क तैयार करेगी या फ्रेम करेगी नॉर्म्स फॉर क्रेडिट ट्रांसफर एंड स्टूडेंट मोबिलिटी। आपने कई बार क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में सुना होगा। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पे आप 1 ईयर एंड 2 ईयर का प्लान देख पाते हैं। जहां जिन कोर्सेज में 1 ईयर प्लान होता है, आगे चलकर 2 ईयर प्लान होता है, वहां पे आप बीच में ही उसको छोड़ के 2 ईयर डिग्री को 1 ईयर डिग्री में तब्दील कर सकते हैं। एंड ऐसे ही किसी 1 ईयर डिग्री को आप अगेन नेक्स्ट ईयर 2 ईयर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो क्रेडिट ट्रांसफर के माध्यम से। जैसे पीजी डिप्लोमाज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वेरियस फील्ड्स। वे कई बार होता ऐसा है कि पीजी डिप्लोमाज जिस भी आप कैटेगरी में कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट की आपको एक मास्टर डिग्री भी देखने को मिल जाती है। देन होगा ये, अब अगर आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है तो आप पीजी करके ही उससे बाहर निकल सकते हैं, या पीजी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के बाद आप मास्टर डिग्री में जा सकते हो क्रेडिट ट्रांसफर करके। ऐसा बहुत से ओडीएल एंड रेगुलर यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलता रहा है एंड स्टूडेंट की इससे मोबिलिटी आसान हो जाएगी। इसके अलावा ये जो काउंसिल है ये ले डाउन करेगी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड फैकल्टी। तो जो देश के अंदर फैकल्टी हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, इंस्टीट्यूशंस अगर आपने नया बनाना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, एंड आल्सो इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को इंटीग्रेशन का काम भी ये करेगी। देन आप ये समझिए कि जो स्टैंडर्ड काउंसिल है ये केवल एकेडमिक डिसीजन ही लेने वाली है एंड एकेडमिक डिसीजंस विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेगुलेटरी काउंसिल, जिसका काम करेगी रेगुलेटरी काउंसिल या कहें कि विनियामक परिषद। इसे हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल भी कहा जा रहा है। ये मॉनिटरिंग का काम करेगी, इन्फोर्समेंट का काम करेगी नॉर्म्स को। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर कॉम्प्लियांस विद द बेसिक नॉर्म्स। ये देखने का काम होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सा आपका
हायर एजुकेशन सिस्टम जो नॉर्म्स बनाए गए हैं रेगुलेशन के, उनके साथ कॉम्प्लियंस है या नहीं, या कहीं नॉन कॉम्प्लियंस प्रैक्टिसेस को तो नहीं अपनाया जा रहा है। उसके लिए फिर आगे हम बात करेंगे, पेनल्टीज भी इम्पोज करने का प्रावधान रखा गया है। तो ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का काम होगा, फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाएगा कि यूनिवर्सिटीज कितनी फीस लेंगी, कितनी फीस कहाँ पे जा रही है, ऑडिट का काम हो रहा होगा, एंड ग्रीवांस रिड्रेजल मैकेनिज्म भी इसी बॉडी के अंडर में बनाया जाएगा। ये प्रिवेंट करेगी करेगी कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। भारत में एजुकेशन का इतना ज्यादा कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है कि आप समझिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वे बहुत कम बचे हुए हैं, या उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं कहीं कई बार शक के दायरे में आ जाते हैं, चाहे फिनेंस ट्रांसपेरेंसी को लेकर हो या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की हम बात करें। तो ये बॉडी बेसिकली हर इन उन चीज़ों को रेगुलेट करेगी ताकि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएं। नाउ लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये भी काम होगा इसी का। फिर तीसरी बॉडी जो बनाई जाएगी एक्रीडिटेशन काउंसिल, गुणवत्ता परिषद। इसका काम होगा डेवलप करना आउटकम बेस्ड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क्स की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। आपको एक्रेडिटेशन देना है किसी यूनिवर्सिटी को, अभी नाक के बारे में आपने सुना होगा NACC, कई बार यूनिवर्सिटीज के आगे आपने लिखा देखा होगा नाक प्लस, नाक A++, तो वे एक्रेडिटेशन की डिग्रीज होती हैं, वे यूनिवर्सिटीज को मिली होती है। उनके आधार पे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ये इन्फॉर्म कर पाते हैं कि हाँ इस यूनिवर्सिटी या इस इंस्टीट्यूशन में हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। वो बेसिकली उसकी गुणवत्ता होती है। सो impanel and overseas accrediting agencies इंश्योर करना पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द एक्रेडिटेशन आउटकम्स। तो पब्लिक डिस्क्लोजर से ही तो हमें पता चलेगा। नाउ द सेपरेशन ऑफ functions is intended to avoid the conflict of interest between regulation, assessment and standard setting that existed earlier between the bodies like UGC, AICTE, जो हमने भी बात की है। ऐसे ही अब ये नई बॉडीज आने के बाद जो नए लॉज हैं, नए एक्ट्स हैं, एंड सॉरी जो पुराने एक्ट्स हैं, पुरानी बॉडीज हैं, जो पुराने रेगुलेटर्स हैं, उनको रिपील कर दिया जाएगा। दिस द बिल प्लान्स टू रिपील एंड रिप्लेस regulations under UGC, AICTE, NCTE एंड अदर बॉडीज। सो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे विल बी गवर्नड अंडर द one unified framework rather than the different bodies. Now, who will the law apply to? कौन कौन से ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे जिन पे ही हमारा ये बिल अप्लाई होगा। तो भारत के अंदर, भारत की टेरिटोरी में जितनी भी सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि IIT, NITs एटसेट्रा एटसेट्रा, कॉलेजेस जो एफिलिएट हैं टू द यूनिवर्सिटीज, ऑनलाइन डिस्टेंस एंड डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइडर्स, आल्सो द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, इन सब को इसके दायरे में लाया जाएगा, इन सब के रेगुलेशन के दायरे में लाया जाएगा। एक्सक्लूड कौन होगा? मेडिकल, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग एंड हेल्थ प्रोग्राम्स चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस इनसे एक्सक्लूड होंगे, क्योंकि उनके लिए सेपरेट जो वर्तमान में बॉडीज या काउंसिल्स बनाई गई हैं वे अपना काम अनइफेक्टिव तरीके से करती रहेंगी। लेकिन these institutions must be meet broader academic standards under the new framework। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलते रहोगे। नाउ द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार का इसमें क्या रोल रहने वाला है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करने में। वैसे तो देखिए भारत सरकार का ये कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहें या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री कहें, कि ये जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है यही लाने के लिए हम इस बिल को ला रहे हैं। बट इट ग्रांट्स सिग्निफिकेंट पावर टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑल दीज बॉडीज। पावर ऑफ गवर्नमेंट
क्या है? इशू करना बाइंडिंग पॉलिसी डायरेक्शंस। जो आप अधिष्ठान बनाने जा रहे हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री बाइंडिंग पॉलिसी डायरेक्शंस जारी कर सकती है। वो उसको माननी ही होंगी। यही है हमारे अपोजिशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स का कंसर्न कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बिल के माध्यम से सेंट्रलाइजेशन करना चाहती है हायर एजुकेशन सिस्टम का, जहां पे स्टेट एंड अदर स्टेक होल्डर्स का मिनिमम रोल रहने वाला है। एंड अपॉइंटिंग की ऑफिसर्स, जो भी चेयरमैन्स डेप्यूटी चेयरमैन्स होंगे, चाहे फिर वो अधिष्ठान के हों या 3 काउंसिल्स के मेंबर्स हों, जिसमें 12 मेंबर्स होंगे, उनके अपॉइंटिंग की जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। ऐसे ही सुपरसेडिंग द कमीशन और काउंसिल, किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अगर कोई ऐसा केस पाया जाता है कि परसिस्टेंट फेलियर पाया जाता है, अगर नॉन कॉम्प्लायंस पाया जाता है कोई भी काउंसिल या पूरा का पूरा कमीशन, उसे सुपरसेड किया जा सकता है। इसके अलावा सेंटर कैन ओवरसाइट थ्रू एनुअल रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट एंड ऑडिट बाय सीएजी। एनुअल रिपोर्ट पेश करनी होगी काउंसिल को, पार्लियामेंट को। इसके अलावा ऑडिट होगा तीनों काउंसिल्स का एंड अधिष्ठान का बाय सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ऐसे ही सिंगल विंडो डिजिटल सिस्टम लाया जाएगा। अच्छा, अब ये सरकार का कहना ये है कि हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्या, कि हम एक सिंगल विंडो सिस्टम लाकर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। अंडर दिस बिल ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म विल बी मैन्युफैक्चर्ड, जो हैंडल करेगा अप्रूवल्स को, मैनेज करेगा इंस्पेक्शंस को, इंश्योर करेगा कॉम्प्लियंस एंड पब्लिक डिस्क्लोजर होगा ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डाटा, चाहे फिर वो एकेडमिक हो, स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो या एक्रेडिटेशन से रिलेटेड हो, उसको पब्लिक डिस्कोर्स में लाना होगा। अगर और ऐसा करके हम रेड टेपिज्म को कट करेंगे एंड इंक्रीज करेंगे ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक डिस्क्लोजर एक मुख्य पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। इंस्टीट्यूशंस मस्ट डिस्क्लोज पब्लिकली डिटेल्स अबाउट। इस बिल के अंदर साफ साफ कहा गया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पब्लिकली डिस्क्लोज करना होगा। कौन कौन सी डिटेल्स? फिनेंस एंड ऑडिट्स से संबंधित, फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी की भी पूरी डिटेल्स होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके पास कितना है, कौन कौन सा, वो पूरी डिटेल्स होंगी, लैब्स वगैरह, प्रोजेक्ट के बारे में एंड जो भी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम्स एंड आउटकम्स, रिजल्ट क्या रहे हैं आपके, कौन कौन से प्रोग्राम्स आप करवा रहे हो, एंड एक्रेडिटेशन स्टेटस क्या है, ये सब डिस्क्लोज करना। हालांकि अभी भी ऐसा किया जा रहा है, बट फिनेंस एंड ऑडिट से रिलेटेड शायद न किया जा रहा हो। So this allows students and parents make to informed very well. Now penalties and compliance, अगर ऐसा नहीं किया जाता है, जो सरकार के नॉर्म्स होंगे या कहीं काउंसिल्स के नॉर्म होंगे उनको नहीं माना जाता है, तो पेनल्टीज एंड कॉम्प्लियंस का भी प्रावधान रखा गया है। यहाँ पे रेगुलेटरी काउंसिल इंपोज कर सकती है 10 लाख तक का फाइन पहली बार गलती करने पे। दूसरी बार गलती करने पे, रिपीट करने पे कोई नॉन कॉम्प्लियंस, 30 लाख का फाइन होगा। एंड आप यदि हैबिचुअल हो चुके हो, बार बार वही गलती कर रहे हो, तो 75 लाख के साथ आपका जो डिग्री देने का पावर है उसको छीन लिया जाएगा, यानी कि डिग्री ग्रांटिंग पावर यू कैन लॉस। इसके अलावा 2 करोड़ का फाइन लगा के आपके इंस्टीट्यूशन को क्लोज ही कर दिया जाएगा। इन एक्सट्रीम केसेस इंस्टीट्यूशन कैन इवन लॉस द डिग्री ग्रांटिंग पावर और फेस क्लोजर। लेकिन स्टूडेंट्स पे इसका कोई असर नहीं होगा, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उनको लीगली प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड वे किसी भी दूसरे एजुकेशन में अपनी सेम डिग्री को कंटिन्यू कर सकेंगे। ये भी प्रावधान रखा गया है। रैंकिंग स्किल्स एंड आउटरीच के लिए भी सरकार एक फ्रेमवर्क बनाएगी, एक नया रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा या इंट्रोड्यूस हो सकता है along with the existing mechanism, जैसे कि NIRF नेशनल रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क। एंड
ए न्यू क्रेडिट आर्किटेक्चर विल आल्सो बी इंट्रोड्यूस जो सपोर्ट करेगा रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग को। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च को भी बढ़ावा देने के लिए ये आर्किटेक्चर काम करेगा। एंड भारत सरकार फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड ओवरसीज कैंपस को बढ़ावा देके भारत में भारत से अब्रॉड इंटरनेशनलाइज करना चाहती है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को, ताकि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएं। अब चूंकि आप सबको पता है भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वे अन्य फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कैंपस इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कैंपस अब्रॉड देखने को मिलेंगे। लेकिन अब इस नए बिल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अलाउज selected foreign universities to operate campus in India and also Indian universities to establish campus abroad for higher education। लेकिन उसके लिए प्रियर अप्रूवल तो लेना होगा दोनों तरफ से एज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू इंटरनेशनलाइज इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम, बट ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के साथ जो आप ये काम करोगे। तो ये मेरी तरफ से था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, 35 टू 36 मिनट आई थिंक, लेकिन हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आई होप प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।